Hello students, welcome to the next class of economics class 12 एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला यूनिट है उसका पहला चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त पे इंडिया का इकोनॉमी किस तरीके से कैसा था, इसके बारे में हम लोग को पहले जानना पड़ेगा अगर हम लोग जो है पूरा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का नाम ही है ना, सो जो डेवलपमेंट से पहले का क्या स्टेटस था, मतलब जब इंडिया हमको आज़ाद मिला उस समय में इंडिया का क्या हालत था, वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो यही है चैप्टर का नाम, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर पर किस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इसके बारे में देखेंगे। एंड देन what was the status of agriculture sector, industrial sector, foreign trade, demographic condition, occupation structure, infrastructure, and what were positive contribution of British rule। ये सारा जो टॉपिक है ये हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे उनका पर्पस क्या था। उनका पर्पस सिर्फ इतना ही था, वो इंडिया के इकोनॉमी से के हेल्प से अपना इकोनॉमी का ग्रोथ कराना चाहते। तो सबसे वो इंडिया, सबको पता है हिस्ट्री के बारे में कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो 1957 में हुआ था, ब्रिटिशर जो है अपना पैर जमा चुके थे इंडिया में, है ना। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को किसी तरीके से अपने और मिला लिया और जो बंगाल के नवाब थे उनको हरा दिया था। उसके बाद मीर जफर को उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि वो बंगाल का जो मतलब थ्रोन जो है उनको देंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया, उल्टा उन्होंने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। एंड उसके बाद से जो है ब्रिटिशर्स अपना जो अ, मतलब अपना जो कैप्चर है वो इंडिया में जो है फैलाते गए, मतलब धीरे धीरे पूरे इंडिया को उन्होंने कैप्चर किया था। तो दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट यस, 1957 के बाद से ब्रिटिशर ने जो है अपना बोरिया बिस्तर जो है इंडिया में लेके आ चुके थे। देन ब्रिटिशर्स ने जब जैसे ही इंडिया को कैप्चर किया, उन्होंने देखा इंडिया जो है बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल यहाँ से उनको मिल सकता। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने एज अ फीडर इकोनॉमी यूज किया। एज अ फीडर इकोनॉमी मतलब कि यहाँ इस इकोनॉमी को यूज किया अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि दे यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी या ओन कंट्री, आप बोल सकते हो। ठीक है, उनको इंडिया को कैप्चर करके इंडिया को डेवलपमेंट करना या फिर ऐसा कुछ उनका उद्देश्य नहीं था। वो उनका मेन उद्देश्य था अपना ट्रेड, अपना इकोनॉमी को इंक्रीज करना। उसके लिए जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल्स था वो उनको चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया। सो उन्होंने कैप्चर करने के बाद इंडिया को जो है हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उनका रॉ मटेरियल्स, इंडिया का जो रॉ मटेरियल्स है, जितने भी रिसोर्सेस है, उनका यूज किया, उनको अपने देश ले गए, वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स बनाया एंड ऑल दैट। इवन उन्होंने जो यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स है उनको भी बहुत काफी हद तक जो है एक्सप्लॉइट किया। तो ये था इनका क्या, एक तरह का आप बोल सकते हैं अ, साजिश की ब्रिटिश इंडिया में आके उनको कैप्चर करके किस तरीके से उनसे अपना फायदा निकाला जाए। ठीक है, ये उनका पर्पस था इंडिया में आने का। नाउ इंडिया में जब वो आए तो इंडिया का जो लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो किस वजह से था, उसका रीजन क्या था। बिफोर कहा जाता है कि जब इंडिया को कैप्चर नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, उस समय इंडिया ऑब्वियसली छोटे 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 मतलब बटे हुए थे एंड बहुत सारे राजा मिलके उसको जो है एक एक एरिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसा भी था, इंडिया का जो इकोनॉमी था वो अपने आप में एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था। ठीक है, मतलब भरा पूरा इकोनॉमी था, कोई कमी नहीं थी एंड सब लोग खुशहाल जिंदगी रहते थे। इस तरह का एक इकोनॉमी था। और उनका जो इकोनॉमी था वो एग्रेरियन इकोनॉमी था। एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स ज्यादातर जो है लोग खेती बाड़ी में थे और खेती बाड़ी करके ही उनका जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी थे उस टाइम पे, क्योंकि मशीनरीज वगैरह ज़्यादा उस टाइम में इंडिया पे नहीं आया था। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो ज़्यादातर क्या होता, हाथ से होता था। तो उसको कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ये तीन चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट था इंडिया का इकोनॉमी उस टाइम पे। एंड ये सॉरी, दो चीज़ पे डिपेंडेंट था, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बट जैसे भी था उस समय प्रॉस्पेरस था एंड बहुत ही खुशहाल इकोनॉमी था। इकोनॉमी डेवलप था उस समय के हिसाब से, इकोनॉमी जो है डेवलप था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर किया, ये सारा कुछ जो है वो बिगाड़ के रख दिए। ठीक है, बिगाड़ने का उनका ये मकसद
था कि यहाँ के इकोनॉमी से जो भी उनको बेनिफिट मिल रहा था वो अपने इकोनॉमी में लेके जा रहे थे, जो भी चीज़ मिल रहा था, ठीक है? तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर नॉट इंटरेस्टेड टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करे। उनका इंटेंशन ये था कि किसी तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट किया जाए। तो इसीलिए वो पॉलिसीज भी उसी तरीके के बनाते थे जिससे कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो प्रोटेक्ट हो, उनका इकोनॉमी प्रोटेक्ट हो, उनका इकोनॉमी का ग्रोथ हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी भाड़ में चले जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको बस यहाँ पे क्या करना था, यहाँ के रिसोर्सेस उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पे रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है एंड इंडियंस उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे और उनको उसका ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, इनको कैप्चर किया, यहाँ के रिसोर्सेस को। जो सबसे मेन पॉलिसी उन्होंने क्या बनाया कि इंडिया को उन्होंने एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और काफ़ी सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल वो यहाँ से अपने देश लेके जाते थे। एंड उसके बाद वो क्या करते थे, फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडिया में उस समय इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन में यहाँ का रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ मैन्युफैक्चर करते थे एंड फिनिश प्रोडक्ट लाके वापस इंडिया में बेचते थे, ठीक है, ब्रिटेन से। और ज्यादा दाम पे, कम दे, देखो पॉलिसी क्या था कि कम दाम पे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे एंड ज्यादा दाम पे फिनिश प्रोडक्ट में, तो ऑटोमेटिकली उनका इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ होगा ही होगा। तो इसी के चलते जो है जो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी स्लो हो गया। एंड इंडिया का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डी ग्रोथ हो रहा है या एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है या कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है, ये सब में ब्रिटिशर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने कोई एफर्ट भी नहीं लगाया कि इन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इंडिया में उसको पता लगाया जाए। तो एज अ रिजल्ट इंडिया का जो इकोनॉमी है वो क्या होता गया, डाउन होता गया। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट मेड एनी सिंसियर एफर्ट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, कितना जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको निकालने का उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझा, कोई एफर्ट भी नहीं किया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने जो है कोशिश ज़रूर किया था, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, विलियम डिग्बी, उसके बाद फिनले सेरस, वी के आर भी राव, देसाई, इन्होंने क्या किया था, कुछ कोशिश किया था कि नेशनल इनकम को उस समय का एस्टिमेट करने का या फिर जो पर कैपिटा इनकम है उसको एस्टिमेट करने का, लेकिन ये किसी का उतना कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आया या फिर बोल सकते हैं आप उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया। फिर भी इनमें से जो डॉक्टर राव थे उनका रिजल्ट को काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट माना जाता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो उस समय का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल, बिल्कुल एकदम ना के बराबर। जैसे कि आप दे स्टडीज़ जो किए गए हैं, आप देखेंगे उसमें जो 21st हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो ग्रोथ था, क्योंकि इंडिया को 20th सेंचुरी में आज़ादी मिला वो 1947 में एंड 1950 तक जो है फर्स्ट हाफ था। तो फर्स्ट हाफ में जो ग्रोथ था दैट वाज़ लेस देन 2%, ठीक है? बहुत ही कम। और जो पर कैपिटा आउटपुट था पर ईयर, उसका ग्रोथ 0.5%। ये होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो जस्ट जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता था रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे एंड ब्रिटेन में जाके प्रोडक्शन होता था। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं था। तो ऑब्वियसली जितना भी जो और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो भी एक तरीके से इस ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है डाउन पड़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अपने ब्रिटेन से बनाकर लेके आ रहे थे, जो कि मशीनरी से मैन्युफैक्चर्ड हुआ प्रोडक्ट था। तो इसीलिए उनका उनका तो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इंडिया का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इसीलिए कॉलोनियल रूल या फिर ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल कहा जाता है। उस टाइम में जो डेवलपमेंट था वो बहुत कम था और ब्रिटिशर्स ने कोई एस्टिमेट भी नहीं किया। जिन्होंने एस्टिमेट किया उनके हिसाब से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा अगर हम लोग देख के जो स्टडीज के हिसाब से आया हुआ है डॉक्टर राव का, उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ था फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में वो कितना था, दैट वाज लेस देन 2% ग्रोथ, ठीक है? पूरे पूरे 20th सेंचुरी के हाफ में ग्रोथ लेस देन 2% था, ठीक है? एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। और पर कैपिटा आउटपुट का अगर बात करें या इनकम का अगर बात करें, दैट वाज 0.5% पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, ठीक है? तो ये था हालत उस समय का नेशनल इनकम का एंड पर कैपिटा इनकम का, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके था एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके का था उस समय। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये इसको आप जो है एक है ना स्टोरी के हिसाब से समझना, तब आपको ज़्यादा
जल्दी समझ में आएगा। अगर आप इसको मतलब इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं लगेगा, एक्चुअली डेटा पॉइंट्स आपको मिलेगा कि कितना ग्रोथ था, कितना नहीं हुआ, कौन सा सेक्टर में ग्रोथ हुआ, कौन सा सेक्टर में नहीं हुआ, दैट्स इट। ठीक है, इसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगा, जस्ट एक स्टोरी। देखिए ब्रिटिशर्स आया और उन्होंने कैप्चर किया, कैप्चर किस लिए किया? अपना ग्रोथ के लिए किया। ठीक है, एंड अपना ग्रोथ के लिए उन्होंने किस किस चीज़ को हैम्पर किया, कैसे उन्होंने चोट पहुंचाया, यही सारी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से आप नोट बना लीजिए इस क्लास का, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे उसी नोट्स को। ठीक है।